आज का मैच इंडिया ही जीतेगा। नहीं मानते? लग गई 100 की। यार आज बारिश होने के चांसेस लग रहे हैं या मैं डाइस फेंकूंगा तो 6 आएगा। ये सारी बातें डेली लाइफ में अनसर्टेनिटी को बताती हैं एंड प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इट इज द स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो क्या हो सकता है, किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, ये कौन सी स्टडी बताती है? प्रोबेबिलिटी की स्टडी बताती है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी के बारे में। लेकिन अगर आप क्लास 12th के भी हो तो दिस वीडियो स्टिल फॉर यू, बिकॉज यहां से आपके बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या होता है सैंपल स्पेस, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये प्रोबेबिलिटी वाली सीरीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th 12th एंड उसके बाद हर जगह ही प्रोबेबिलिटी चलती रहेगी। क्या आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या आपको अच्छी छोकरी अच्छा पार्टनर मिलेगा, इन सब के चांसेस हैं। कोई भी चीज 100% सर्टेन नहीं है। तो विद दैट सेड शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज एंड मैं क्लास 11 12 के अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। एंड हम शुरू करते हैं विद एक्सरसाइज 12.1। अब इस 12.1 में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेसेस। अब कोई एक्शन विच रिजल्ट इन सम आउटकम, उसको हम कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट। यहां पे रैंडम का जो यूज है वो इस रेफरेंस में यूज करते हैं कि जो आउटकम आने वाले हैं हमें पहले से ना पता हो यही आउटकम आएगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज पता है कि 2 4 5 6 जितने भी आउटकम्स हैं उसमें से कोई एक आएगा, लेकिन मैं फेंके जा रहा हूं डाइस 6 पे 6 पे 6 आ रहा है, वो तो फिर चीटिंग है। तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाता। सो हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या याद रखना है? समटाइम्स द रिजल्ट इज यूनिक। फॉर एग्जांपल, इफ एनी ट्रायंगल इज गिवन, देन विदाउट नोइंग द थ्री एंगल्स वी कैन डेफिनेटली से दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल इज 180 डिग्री। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, जहां पे हमें पहले से पता होता है कि वो तीन एंगल्स क्या होने वाले हैं या क्या आने वाले हैं, पहले से डिटरमाइन हो कि यही है तो यही होना है, तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर बार का जो आउटकम है वो यूनिक ना आए। ट्राइंगल को सेलेक्ट करोगे, हर ट्राइंगल का एंगल ही 180 डिग्री है, तो 100% चांस है, वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन कोई चीज यूनिक ना हो, आउटकम यूनिक ना हो, तो उसको हम कहते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने एक कॉइन को फेंका तो आप श्योर नहीं हो कि हेड आएगा या टेल आएगा, या बहुत अच्छी या बहुत ही रेयर इवेंट में कॉइन सीधा खड़ा हो जाएगा, तो उसको तो हम खैर लेते भी नहीं, सिर्फ हेड और टेल्स की यहां पे बात करते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम प्रोबेबिलिस्टिक या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब रैंडम आगे से जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे या एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो हमें समझना है कि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम इफ रिजल्ट्स इन 2 और मोर आउटकम्स। मिनिमम 2 आउटकम्स होने चाहिए। सिंगल आउटकम क्या, वो तो 100% वही आ रहा है, डिटर्मिनिस्टिक वाली बात हो गई। तो जिसके 2 या उससे ज्यादा आउटकम्स हो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो किसी एक्सपेरिमेंट के जो रैंडम होने के चांसेस हैं वो क्या है, या किस तरीके से कौन सी कंडीशन होती है? इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, 2 या उससे ज्यादा। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। तुम कॉइन फेंकते ही बता नहीं सकते हेड आएगा टेल आएगा जब तक कॉइन लैंड नहीं करता, तो ऐसे को हम रैंडम कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है, आप एक कॉइन को टॉस करो, आप 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करो, या 3 कॉइन को टॉस करो, एक डाइस को फेंको, डेक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकालो, 2 कार्ड निकालो, बॉल्स का बैग है बॉल्स निकालो, तो पता नहीं ना क्या होने वाला है, तो उसी को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड फ्रॉम हियर ऑन एक्सपेरिमेंट्स को रैंडम एक्सपेरिमेंट समझना है। फिर आता है सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट। हाँ, आपने पहले ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं बिल्कुल क्लास 10th में, लेकिन क्लास 10 में गलती से मिस कर दिया या बस सोते सोते निकाल दिया, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ध्यान से समझना। तो सैंपल स्पेस क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. Then this is called the sample space associated with it. It is usually denoted by capital S. Each element of the sample space is called a sample point. तो यहाँ पे sample space को कैसे समझ सकते हैं और sample space determine कैसे होती है? मान लो आप एक कॉइन को टॉस करते हो, ये आपका बढ़िया सा कॉइन था। इस कॉइन के सिर्फ 2 आउटकम्स हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो तुम इसकी सैंपल स्पेस भी बोल सकते हो, इट्स ईदर हेड और टेल। ऐसे इवेंट्स को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। अभी आगे हम इवेंट्स की बात करेंगे। लेकिन अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, डाइस की बात कर लेते चलो, अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया तो डाइस में होते हैं 6 साइड्स और 6 साइड्स पे यूनिक नंबर्स लिखे होते हैं और इन 6 साइड्स में 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं और डाइस तो कहीं पे भी कैसे भी लैंड कर सकता है। तो आउटकम्स आपके 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी आउटकम
मिल सकता है। तो ऐसे डाइस को, इसमें भी ये क्या है, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि क्या आने वाला है तुमको नहीं पता। तो 1 से 6 में कोई भी नंबर आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक यही है कि पहले आपको सैंपल स्पेस डिफाइन करनी होती है। तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको आप बस एक सेट के फॉर्म में लिख दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, हो गया भाई, खत्म। ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इवेंट्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं या कंपाउंड हो जाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट में अगर कंपाउंड इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मान लीजिए आपने एक कॉइन को थ्रो किया या टॉस किया, तो कॉइन के टॉस में आपको या तो हेड मिलता है या तो टेल मिलता है। अब हेड टेल के बाद आपने एक कॉइन और टॉस किया या उसी कॉइन को दोबारा टॉस कर दिया, तो इस कॉइन के बाद आपके पास दो आउटकम्स और आएंगे, हेड और टेल। मतलब एक में तो इस कॉइन का हेड टेल, और जब आप दूसरी बार कॉइन को टॉस करें, चाहे हेड आया हो या फिर टेल, आपके दो आउटकम्स और पॉसिबल हो जाएंगे, हेड एंड टेल। अब आप एक ब्रांच को देखो, ये जो एक ब्रांच होती है इसको हम एक सिंगल सैंपल पॉइंट बोलेंगे। ये दूसरा सैंपल पॉइंट, ये तीसरा सैंपल पॉइंट और ये चौथा सैंपल पॉइंट। तो अगर मुझे इसकी सैंपल स्पेस को लिखना हो, मैं लिख सकता हूं हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है, सैंपल स्पेस इस तरीके से डिफाइन होती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रैंडम एक्सपेरिमेंट की और सैंपल स्पेस की। तो हम और भी यहाँ पे हम बातें करने वाले हैं, अभी कार्ड्स की भी बातें करते हैं। जैसे कि आपको पहले से समझना चाहिए कि क्या होता है। कॉइन में देख लिया दो आउटकम्स होते हैं, तो डाइस में कितने होते हैं? 6 आउटकम्स होते हैं। अब मैं कॉइन के बाद डाइस को थ्रो कर दूं तो क्या होगा? इसमें 2 उसमें 6, क्या 8 आउटकम्स होंगे? नहीं, 12 होंगे। उसका लॉजिक अभी क्वेश्चन से करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कार्ड्स के बारे में। देखो बेटा, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स इन अ डेक, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। और ये जो 52 कार्ड्स होते हैं ये 2 इक्वल हिस्सों में बांटे जाते हैं। एक हिस्सा ब्लैक का सूट कहलाता है या ब्लैक का पार्ट होता है, और एक हिस्सा रेड कलर का पार्ट होता है। अब क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो तुम्हारे पास 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 ही रेड कार्ड्स होते हैं। अब ब्लैक कार्ड्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में या 2 सूट्स में, इनको सूट्स कहते हैं। अब जो ब्लैक पार्ट होता है उसमें आपके आते हैं स्पेड्स एंड क्लब्स। नाम तो सुना ही होगा, अगर खेलते होगे तो सुना ही होगा, नहीं भी खेलते हो तो जानना जरूरी है क्योंकि मैथ्स में बहुत जरूरी होता है। तो स्पेड्स एंड क्लब्स, और क्योंकि इक्वली डिवाइडेड है तो 13 स्पेड्स होंगे और 13 ही क्लब्स होंगे। अब रेड कार्ड के साथ भी कुछ सेम तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे। आपके पास होंगे हार्ट्स, ये भी 13 होंगे, और आपके पास होंगे डायमंड्स, ये भी 13 होंगे। तो हर एक स्टेज पे या हर एक लेवल पे आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स हैं वो हमेशा 52 ही रहते हैं। तो ये 2 डिवीजन ब्लैक एंड रेड में, ब्लैक और रेड का सब डिवीजन ये 4 सूट्स में। अब अगर ये 4 सूट्स आपको समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको और डिटेल में हम समझते हैं, बिकॉज सिर्फ सूट्स में नहीं, इनके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, बट वो 13 कार्ड्स होते कौन से? आपने देखा होगा यहां पे A, देन 2 से लेके 10, फिर एक जैक, क्वीन एंड किंग। तो A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्ड्स ये हो गए। फिर जैक, क्वीन एंड किंग। सेम लॉजिक से सब में भी यही होता है, A 2 से लेके 10, जैक, क्वीन एंड किंग। यहां पे भी A 2 से लेके 10, जैक, क्वीन एंड किंग। लास्टली A 2 से लेके 10, जैक, क्वीन एंड किंग। अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, टोटल आपके 52 कार्ड्स हो गए। यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये बात आती है कि फेस कार्ड्स। हम लोगों को अक्सर पूछा जाता है फेस कार्ड्स या पिक्चर कार्ड्स। उसमें सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि ये जो A होता है उसको भी इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन सिर्फ जो फेस कार्ड्स होते हैं ये वाले कहलाते हैं। देयर आर ओनली 3 फेस कार्ड्स इन ईच सूट, सो देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स। जैक, क्वीन एंड किंग, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। बाकी नॉर्मल कार्ड्स कहलाते हैं। आई नो हम उनकी वैल्यू की बात नहीं करते, आई नो A की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जिसपे पिक्चर बनी होती है, जिसपे एक्चुअल फेस बना होता है, वो 3 ही होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। तो इसलिए इनको फेस कार्ड्स कहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी वैल्यू बड़ी होती है। तो इस डेफिनेशन को समझो। और ये जो 52 कार्ड्स का एग्जांपल है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। तो सर जैक यहां भी है, जैक यहां भी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिकॉज ये जैक ऑफ क्लब्स कहलाता है, ये जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ स्पेड्स। तो सारे कार्ड्स यहां पे यूनिक होते हैं और डिफरेंट होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 12.1 पे। क्वेश्चन से ही आप चीजों को सीखोगे, एंड डजंट मैटर आप सीबीएसई बोर्ड को या आईएससी बोर्ड के, दिस इज एसेंशियल फॉर यू, सीखना जरूरी है।
अब यहां पे बोला गया है कि डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर हम 2 कॉइन्स को फेंक दे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, मैंने आपको अभी करके भी दिखाया था पीछे, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हेड हेड बनेगा, हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ हेड आ सकता है, और टेल के साथ टेल आ सकता है। दिस इज द सैंपल स्पेस। अब ये बोला जाए कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड या 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब इसका आंसर भी एग्जैक्टली यही वाला हो जाएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप एक कॉइन्स को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन्स को एक ही बार में टॉस कर दो, इट्स द सेम थिंग। फिर 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब अगर मैं आपको 3 कॉइन्स दे दिए, देखो पहले कॉइन का आउटकम क्या आएगा, इधर हेड और टेल। फिर आपने दूसरा कॉइन टॉस किया, इसका आउटकम भी हेड टेल, यहां पे भी हेड और टेल। अब जब कॉइन टॉस कर, देखो ये कॉइन नंबर 1 था, दिस इज कॉइन 1 का आउटकम, दिस इज कॉइन 2 का आउटकम। अब हम लिखने जा रहे हैं कॉइन 3 का आउटकम। कॉइन 3 आप टॉस करोगे, ये भी हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो लास्ट में लिखा है ये कॉइन 3 का आउटकम हो गया। तो अब एक ब्रांच एक सैंपल पॉइंट बताती है, एक ब्रांच एक सैंपल पॉइंट बताती है। सो आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा, यहां पे यहीं पे आगे लिख लेता हूं, जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कैसा बनेगा कि देखो हेड 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 था, तो आप लिखोगे हेड हेड हेड। उसके बाद इसी ब्रांच में जाओ, हेड हेड टेल एच एच टी, फिर हेड टेल हेड हेड टेल हेड, देन हेड टेल टेल हेड टेल टेल। तो इस तरीके से आप बाकी का भी लिख सकते हो, टेल हेड हेड हो जाएगा, टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी। तो ये टोटल 8 आउटकम्स यहां पॉसिबल होंगे। तो सैंपल 8 सैंपल पॉइंट्स आपको बन के दिखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया 3 क्वेश्चन, बड़े इजी से थे। चौथे पार्ट को देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ हेड कम्स अ डाई इज थ्रोन। तो हेड आएगा तभी डाई को थ्रो करना है, वरना टेल में छोड़ देना है, कोई डाई को थ्रो नहीं करना। तो आपको एक कॉइन टॉस कराने को इन्होंने बोला, लो भाई टॉस कर दिया, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, लेकिन हेड आने पे हम डाई को थ्रो करेंगे। अब डाइस के जो आउटकम होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं देख पा रहा हूं कि ब्रांचेस सिर्फ एच के साथ है, टी के साथ है नहीं, और कोई टेंशन वाली बात भी नहीं। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। लेकिन टेल था तो टेल बेचारा अकेला रह जाएगा, उसको ऐसे ही छोड़ दो एंड दिस विल बी योर सैंपल स्पेस। पहली एक्सरसाइज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। चांसेस पे हम आएंगे, लेकिन पहले चांसेस कितने में से निकालोगे वो तो सीखो। तो ये वाला अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी आपको होता है। इसके बाद इसको मेरेज कर लेते हैं, आते हैं 5th पार्ट पे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड एंड इट्स कलर इज नोटेड। तो भाई हमें सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं, ये तो सैंपल स्पेस में तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही कलर हो सकते हैं, इधर ब्लैक और रेड। सिर्फ कलर तो ही नोट करना था, तो नोट करके तुम कोई भी कार्ड ड्रॉ करो। 52 कार्ड से हम 52 टाइम्स नहीं लिखेंगे, बिकॉज एक सेट के अंदर, यहाँ पे सैंपल स्पेस कैसे लिख रहे हैं, एक सेट लिख रहे हैं, और सेट्स के टाइम मैंने तुमको ये चीज बताई थी, नहीं देखा आई बटन पे क्लिक करो, जाओ सेट्स का वीडियो देख के आओ। लेकिन देख चुके हो तो सैंपल स्पेस क्या होता है, ब्लैक और रेड, क्योंकि हम मल्टीपल 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, लेकिन 26 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। सेट के अंदर एक ही बार चीजें लिखी जाती हैं। अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी रोड ड्यूरिंग अ ईयर। अब बंदा नोट करेगा एक बिजी रोड पे कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं पूरे साल में। तो कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं भाई, मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक्सीडेंट ना हो सकता है, एक ही एक्सीडेंट हो सकता है, 2 एक्सीडेंट्स हो, 3 हो, 4 हो, एनी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कैन अकर। तो जो इसकी सैंपल स्पेस बनेगी, इसको आप लिखोगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। बेचारा जा रहा है, इतना ही मनहूस इंसान है कि उसको देख के ही एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो इनफाइनाइट एक्सीडेंट्स पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें एक चीज मैंने अभी नोटिस करी है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड एंड इट्स कलर इज नोटेड। तो ब्लैक एंड रेड सही बात थी, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी सोचो कि अगर वो ब्लैक 2 टाइप के होते हैं, स्पेड्स एंड क्लब्स, और रेड भी 2 टाइप के होते हैं, डायमंड्स एंड हार्ट्स। तो मे बी आपकी बुक में ये आंसर भी दिया हो सकता है कि ब्लैक के जो थे वो स्पेड्स हो सकता है, स्पेड भी ब्लैक में आता है, क्लब्स भी आता है बट डिफरेंट है। तो आपने स्पेड क्लब्स लिखा, फिर हार्ट्स एंड डायमंड्स लिखा, तो आपके सूट्स भी एक तरीके से पूछ सकते हैं। मुझे तो मोर प्रोबेबल ऊपर वाला आंसर लग रहा है, बट ये भी हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। एक रेड है और 3 व्हाइट बॉल्स हैं।
Two balls are drawn one by one without replacement. Write the sample space for this experiment. एक बॉक्स है, इसमें एक रेड बॉल है और 3 व्हाइट बॉल्स हैं ना, आइडेंटिकली होती हैं जनरली, कोई डिफरेंट नहीं कि व्हाइट 1, व्हाइट 2, व्हाइट 3, हमेशा आइडेंटिकल होंगी। व्हाइट है तो व्हाइट है, 3 व्हाइट है। अब हमसे बोला कि 2 बॉल्स हमको निकालनी है, क्या इसकी सैंपल स्पेस होगी? तो देखो सैंपल स्पेस, जब आप 2 बॉल्स निकाल रहे हो तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी? आप एक रेड एक व्हाइट निकाल सकते हो, ठीक है, आप दोनों व्हाइट निकाल सकते हो, या एक व्हाइट और एक रेड निकाल सकते हो। तो जब आप बॉल्स यहां पे निकाल रहे होगे तो पहली रेड आ गई या बाद में व्हाइट आ गई, वो चीज भी तो मैटर करती है। क्या यहाँ पे 2 रेड बॉल आप कभी निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। सो द ओनली पॉसिबिलिटी वाज रेड व्हाइट, व्हाइट व्हाइट और व्हाइट रेड। ये बन जाएगी इसकी सैंपल स्पेस, क्योंकि 2 डिफरेंट बॉल्स की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, टोटल 4 बॉल्स थी, उसमें हमें 2 ही निकालनी थी, और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली until a tail comes up for the first time. Describe the sample space. हमें एक एक्सपेरिमेंट ऐसे जिसमें हमें बार बार टॉस करते जाना है और तब तक टॉस करना है जब तक टेल नहीं आ जाता। तो ये कैसे हो सकता है? देखो, जब आप सैंपल स्पेस बनाओगे इसकी, थोड़ा सा ध्यान से समझो। आपने कॉइन को टॉस किया, वहीं टेल आ गया, रुक गए, टॉस तो नहीं करोगे दोबारा। तो जो पहला सैंपल स्पेस में होगा कि सिर्फ टेल आ गया, लेकिन अगर आपने पहले टॉस किया, हेड आ गया, फिर टेल आया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप हेड और टेल लिख दोगे कि ये भी हो सकता है, या हेड हेड टेल हो सकता है, या हेड 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 टेल हो सकता है, एंड ये इनफिनाइट टाइम्स चल सकता है। कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे इनफिनाइट क्यों लिखा? क्योंकि हो सकता है इतनी खराब किस्मत कि इनफिनाइट टाइम टॉस करे तब भी हेड ना आए। ऐसा होता नहीं है ऑल्दो, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। हमें सैंपल स्पेस लिखनी थी, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आपने लिख दी। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। In team A, there are 2 boys and 2 girls. In team B, there are 1 boy and 3 girls. First, a team is chosen, then a participant. Describe the sample space. तो एक टीम A था, यहाँ पे 2 boys थे and 2 girls थी, पूरा लिख लेते हैं। और टीम B थी जिसमें सिर्फ एक ही बॉय था और 3 गर्ल्स थी, ठीक है। अब अगर टीम ए के बॉय को 2 बॉयज हैं, ऑब्वियसली बात है, क्लोन तो नहीं होंगे, तो डिफरेंट ही बॉयज होंगे। तो अगर मैं इसकी सैंपल स्पेस को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन होगी? टीम ए को पहले इन्होंने क्या बोला, एक टीम को चूज करना है, देन कोई भी एक पार्टिसिपेंट। तो टीम ए से 2 बॉयज 2 गर्ल्स हैं, तो टीम ए के साथ हो सकता है बॉय नंबर 1 आ गया हो, या टीम ए में बॉय नंबर 2 हो, या ये भी हो सकता है कि ए के साथ गर्ल नंबर 1 एंड ए के साथ गर्ल नंबर 2, क्योंकि 2 ही गर्ल्स थी, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। फिर अगर टीम बी को अगर आप चूज कर रहे हो तो बॉय तो एक ही है, तो बी और B1, ये टीम की चॉइस थी, ये पार्टिसिपेंट की चॉइस थी, एक के बाद एक इवेंट हो रहा, तो इस तरीके से लिखोगे आप। और यहां पे 3 गर्ल्स हैं, तो बी के साथ गर्ल नंबर 1, बी के साथ गर्ल नंबर 2, बी के साथ गर्ल नंबर 3। सो टोटल आपके यहाँ पे 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं, 8 लोगों में 8 आउटकम्स। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. A coin is tossed. If it shows head, we draw a ball from a bag containing 3 blue and 4 white balls. If it's a tail, we throw a dice. Describe the sample space for the experiment. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अच्छा होता है कि अगर आप बना ही लो, आपके पास कॉइन था, दिस वाज अ कॉइन, इसको आपने टॉस किया, you'll either get a head or a tail. अब अगर हेड आया तो आप एक बैग में से, एक बड़े से बैग में से बॉल को चूज करोगे, और एक ही बॉल, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बैग कंटेनिंग 3 ब्लू बॉल्स थी आपके पास और 4 व्हाइट बॉल्स थी। इसमें से आपको कोई भी एक बॉल ड्रॉ करना है। अगर टेल आया तो आपको एक डाइस को थ्रो करना है, और डाइस में जो आउटकम्स होते हैं तो आपको मालूम है 1 से लेकर 6 तक होते हैं। सो हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस? तो इस वाले में अगर देखो, ब्रांचेस 3 ब्लैक बॉल की ब्रांचेस थी, मतलब कोई भी एक ब्लैक बॉल आ सकती है। आपने ये बना लिया, उसके सैंपल स्पेस बनाना बहुत सिंपल हो जाता है। तो अगर आपने हेड लिया है तो हेड के बाद बॉल को चूज करना है। वो बॉल कौन सी हो सकती है? इन 3 ब्लैक और 4 व्हाइट में से कोई भी हो सकती है। तो आप ये लिखोगे कि भाई ब्लैक बॉल नंबर 1, हेड आके ब्लैक बॉल नंबर 2, हेड आया, फिर ब्लैक बॉल नंबर 3, 3 ही ब्लैक बॉल्स थी, हेड आया व्हाइट बॉल नंबर 1, HW1, फिर HW2, HW3 एंड HW4, क्योंकि टोटल तुम्हारे पास 4 व्हाइट बॉल्स थी। उसके बाद टेल पे तुमको डाइस थ्रो करना था, और अगर तुम डाइस थ्रो करोगे तुमको मिलेगा T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6।
इस तरीके से आपका सैंपल स्पेस डिफाइन हो जाएगा एंड क्वेश्चन भी खत्म। हमें पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ सैंपल स्पेस को ही डील करना है। इसके बाद आता है सपोज 3 bulbs आर सेलेक्टेड एट रैंडम from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write the sample space for this experiment. हमें 3 बल्ब्स को सेलेक्ट करना है, हर बल्ब या तो डिफेक्टिव होगा या तो नॉन डिफेक्टिव होगा। अब कैसे बनेगा, जैसे हमने कॉइन का बनाया था वैसे ही करना है। देखो भाई, आपने बल्ब को चूज किया, पहली बार में या तो डिफेक्टिव बल्ब आएगा या तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब होगा, और डिफेक्टिव को डी, नॉन डिफेक्टिव को एन लिखना था। अब सेकंड बल्ब को चूज करोगे, जब सेकंड बल्ब चूज करोगे उसमें भी डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव ही तो होगा, और इसमें भी डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव ही होगा। अब तीसरे बल्ब को चूज करोगे, उसके लिए भी डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, इधर भी डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। सो हर एक ब्रांच एक सैंपल पॉइंट है आपकी, यहां से आप शुरू कर सकते हो पहली ब्रांच लेके, फिर उसी पे इधर आ जाओ, फिर यहां से इस पे, यहां से इस पे। तो इस तरीके से आप ब्रांचेस को सेलेक्ट करते जाओ और यहां पे सैंपल स्पेस लिखते जाओ। तो सैंपल स्पेस क्या होगी, डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव एंड दोनों बाकी के नॉन डिफेक्टिव। फिर नॉन डिफेक्टिव अगर आपने पहला बल्ब लिया तो एन डी डी, एन डी एन, एन एन डी एन 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 एन। ठीक, तो ये हो जाएगी सैंपल स्पेस एंड इसी के साथ क्वेश्चन भी खत्म। तो ब्रांच बना लो, बहुत आराम से आपका आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इसके बाद वील डन विद दिस एक्सरसाइज। द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। भाई 1 2 3 4 हमने यहाँ पे स्लिप बना के इसके अंदर बॉक्स में डाल दी, और स्लिप को हमने मतलब मिला लिया उससे, फिर हमें निकालना है। अब देखो 2 स्लिप्स निकलेंगी, 2 स्लिप्स निकालोगे कैसे, आप निकालोगे ना कि 5 4 C2, आपके पास टोटल 6 स्लिप्स आएंगी। लेकिन याद रखना यहाँ 1,2 और 2,1 दो डिफरेंट चीजें हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करता है। तो 4 इसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो टोटल आपके पास 12 आउटकम्स आएंगे। ये कैसे हुआ, उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर की प्रीरिक्विजिटी है ये कि भाई आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे भाई 12 पॉसिबिलिटीज हैं। वो 12 पॉसिबिलिटीज हैं क्या, उसको समझते हैं, लेकिन एक एक पेयरिंग के साथ। सैंपल स्पेस जब आप लिखने आओगे तो देखो 1 के साथ हम 2 का पेयर कर सकते हैं, 1 के साथ 3 को ले सकते हैं एंड 1 के साथ 4 को ले सकते हैं। बस ऑर्डर देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। अभी 2 1 मत लिखना, जब आप 2 के साथ लिखने जा रहे हो तो आप 2 1 अभी मत लिखो। क्या लिखो, आप लिखो 2 3, फिर लिखो 2 4, फिर क्या लिखोगे 3 एंड 4। तो मैंने एक बार में एक पेयरिंग कर ली। इससे क्या होता है कि आप कॉम्बिनेशन को समझ पाए कि अगर मुझे सिर्फ 2 स्लिप्स चूज करनी होती, ऑर्डर मैटर ना करता, तो यही कॉम्बिनेशन होते। इसके बाद इनको फ्लिप कर दो। डबल क्यों किया, 6 देखो 6 पहले लिखा था, 4 C2, 4 स्लिप में से 2 सेलेक्ट करना था, टोटल 6 आउटकम्स थे, इसीलिए 6 आया। तो 2 करने से मल्टीप्लाई करने का क्या लॉजिक था, लॉजिक ये था कि 1, 2 को आप 2, 1 भी लिख सकते हो, 3, 1 भी आ सकता है, 4, 1 भी आ सकता है। सिमिलरली 3, 2 भी आ सकता है, 4, 2 भी आ सकता है एंड 4, 3 भी आ सकता है। नाउ दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही ज्यादा ईजी है, बस एक बार लॉजिकली समझो तो सही। एंड अगर आपको समझ में आया है तो भाई बहुत अच्छी बात है। एंड इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई एंड वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। लेकिन वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद द चैप्टर। सो अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आई और अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब एंड शेयर करो। मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है ऐसे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए, हाई क्वालिटी एंड विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, सिर्फ कमेंट्स कर देना और लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको ये पीडीएफ कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक आपको दी गई है। तो कोई भी एंड्रॉयड यूजर उस लिंक से डाउनलोड कर सकता है। लेकिन अगर आप iOS यूज करते हो तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। माई इंस्टीट्यूट ऐप अगर आप ऐप स्टोर पे सर्च करोगे इसको आप सर्च करेंगे और उसके बाद आपको ORG कोड मांगेगा। आप अपने ORG कोड डाल के आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। सो ORG कोड क्या है, ORG कोड है TKSHMF। ये कोड डाल के आप लॉग इन करोगे, आपको ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट।
विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो टेंशन ना लो, जाओ पीडीएफ डाउनलोड करो और ऐसे ही ये भी और पुराने जितने भी पीडीएफ्स हैं सब आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।